जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जीपी अरवल की तरफ से यहाँ पे आप सभी के सामने एक स्पीच प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वो स्पीच कोई इंग्लिश में नहीं है, वो एक हिंदी में है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की मान है। हम उस देश के फूल हैं यारों, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। परम सम्मानीय अध्यापकगण एवं मेरे सहपाठियों, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार आज इस पावन अवसर पर राष्ट्र निर्माण और देश प्रेम की कुछ अपनी विचारधाराओं को आप सबके सामने साझा करना चाहता हूं। आजादी, आजादी का मतलब क्या है यारों? आजादी का सही मतलब सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने गुलामी की हो, जिन्होंने गुलामी की हो। परंतु हम सौभाग्यशाली हैं, परंतु हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस आजाद भरी माहौल में, इस आजादी भरी माहौल में हमारी जन्म हुई, हमारी इस मातृभूमि हमारे हिंदुस्तान में जन्म हुई। यूं तो आजादी की लौ सन 1857 में ही चल चुकी थी, यूं तो आजादी की लौ सन 1857 में ही जल चुकी थी, परंतु वर्षाल बनकर वह आजादी की लौ एक चिंगारी से आग का रूप लेकर 1947 में इस देश को आजाद करवाई। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 26 जनवरी है, और जैसा कि आप सबको पता है कि 26 जनवरी का हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, सब लोग जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखे हैं। हजारों स्टूडेंट आए, उन पे भाषण दिए, सब लोग बोर होते चले गए, किसी ने हिंदी में, किसी में अंग्रेजी में दिए। परंतु मैं वैसा कुछ नहीं देने वाला हूं, मैं आपको पकाऊंगा नहीं, ठीक है? भरोसा कीजिए, सिर्फ 3 मिनट दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए अपनी वाणी को आगे बढ़ाता हूं। प्राचीन मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब फिरंगियों के फेरे में हम फंस चुके थे, जरा ध्यान दीजिएगा, जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस चुके थे तो बसंती चोला की एक आवाज पर गांव के गांव उमड़ आते थे, गांव के गांव उमड़ आते थे, और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला वो 5-5 डिग्री का तूफान, अंग्रेजी शासनों के जड़ों में उफान ला दिया करता था। तब लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे। तब लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, क्योंकि यह उस समय की देशभक्ति की कसौटी हुआ करती थी, उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में, 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हमारे यहाँ पे अध्यापकगण बैठे हैं, शायद हमारे प्रिंसिपल सर 62, 65 या उन युद्धों के बारे में जानते होंगे हम लोग से कई गुना बेहतर। उन्हें देखा भी होगा। जरा आप भी उसमें इमेजिन कीजिए, सोचिए उस युद्ध में क्या होता होगा जब एक औरत का सुहाग छिन गया। जब एक औरत का उस टाइम सुहाग छिन गया तो उसकी भावनाओं को समझिए। वो अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर की हालात ये हो जाया करती थी कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, अरे एक ऐसा विस्फोट हुआ कि जिस्म की सारी बोटियां चली गई। और आपके लिए देखिए, ये वो औरत कह रही है जिन्होंने अपना युद्ध में बेटा खोया, और आपके लिए तो सिर्फ एक आदमी मरा है साहब। बड़ी वेदना भरी बात है, वो आपके लिए तो सिर्फ एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। देखिए, वारे हालात पैदा हो जाने के बावजूद जब एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों के धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती है, और उसे खत लिखकर ये बोला करती है कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े चाव से, 1 इंच भी पीछे मत हटना, चाहे इंच कट जाना। इस तरह पूरे परिवार अपने देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान चाहता था,
तब देश लड़ जाने को कहता था, मर जाने को कहता था, मिट जाने को कहता था। तब देश आपको फांसी चढ़ जाने को कहता था। परंतु आज ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से तो जब कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी लगन से करे, वही मेरे मायने में सच्ची देशभक्ति है, सच्ची देश प्रेम है। वही हमारे लिए सबसे बड़ा बलिदान है। अरे दोस्तों मैं नहीं मानता कि व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी पे व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी पे तिरंगे से रंग देना ही देशभक्ति है। व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी से तिरंगे को रंग देना ही देशभक्ति है। अच्छा दोस्तों, एक बात बताइएगा, आज किस किस ने डीपी चेंज किया है? सच्चे मायने में बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। चलिए छोड़िए, सब शर्मा रहे, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अरे मैं नहीं मानता कि व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को तिरंगों से रंग देना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि साल में दो बार तिरंगों को हाथ में पकड़ना ही देशभक्ति है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वह गरीब बच्चा, फुटपाथ पर रहने वाला वह गरीब बच्चा जो ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में तिरंगे बेच रहा होता है, तो क्या यह उससे देशभक्ति होती है? नहीं, यह उसकी देशभक्ति नहीं है। नहीं, यह उसकी देशभक्ति नहीं है। यह उसकी पेट की भूख है, जो उसे यह काम करवाती है। जैसा कि आप जानते हैं, न मस्जिदों में न शिवालों में यह पेट तो जानता है सिर्फ भोजन के निवालों को। हमने एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां लड़के से बात करने पर हर भाई हरकाता है। वह भाई घर में जाकर अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से हंस कर सुनाता है। और मैं बता दूं, हम महिलाओं सुरक्षा के मामले में अभी भी 133वें नंबर पे आते हैं। सुन रहे हैं दोस्तों, हमारे देश की हालत आज क्या है? महिलाओं सुरक्षा में 133वें नंबर पे आते हैं। आज आप शर्म करो यारो, जिस देश में हमारी माता बहनों की सुरक्षा 133वें नंबर पे आती है और आप लोग यहाँ कुछ कर नहीं पाते। आप भावी इंजीनियर्स हैं, आप में से बड़े होकर बड़े बड़े पदों पे जाने वाले हैं। कोई आईएएस ऑफिसर बनेंगे, कहीं के डीएम होंगे, कहीं के प्रिंसिपल होंगे, कुछ तो बनेंगे ना, कुछ करेंगे ना। आपके माइंडों में, आपके दिमागों में कुछ सपने हैं, उन सपनों को लेकर, अपने माँ बाप के अरमानों को लेकर यहाँ आए हैं। परंतु जैसा हमारे प्रिंसिपल सर ने कहा कि यहाँ पे तो आते हैं लेकिन अटेंडेंस के डर से, सर 75% कंप्लीट होना चाहिए। आप में से मैं भी उसी डर से आया हूँ, ठीक है, कि 75% अटेंडेंस कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, वरना मैं भी नहीं आता, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे भी अपनी गलती का एहसास है, यहाँ आया, ठीक है। जैसा कॉलेज है, चलिए धीरे धीरे हमारा बहुत प्रोग्रेस है, ठीक है, कॉलेज बहुत ज्यादा प्रोग्रेस पे है, आप भी मानते होंगे, मैंने तो इसको अनुभव किया, देखा, बहुत ज्यादा कॉलेज हमारा प्रोग्रेस पे है। तो हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, और हर रात भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, मजदूर को मजदूर समझिए, मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को दान नहीं, काम दीजिए। और यदि दान देने का इतना ही शौक है, तो जीते जी अंगदान दीजिए और रक्तदान दीजिए। अंगदान और रक्तदान देकर मरते हुए लोगों का जीवन आप उबार सकते हैं। तो अगर आपको दान देने का इतना ही शौक है, तो जीते जी रक्तदान दीजिए। मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा, हमारे पास राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश की महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत होगी। असल मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्यांतर भोजन के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूलों के चौखट पर कदम रखेगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव नहीं होगा जब एक नागरिक नैतिक रूप से सटीक, चारित्रिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा होगा, तब हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करने से हमारा राष्ट्र निर्माण संभव है। क्योंकि ठोकरें पत्थरों से लगा करती हैं यारो, पहाड़ों से नहीं।
ठीक है। एक आप जैसे आपने सुना होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम, मैंने भी सुना, उन्हें तो देखने का सौभाग्य नहीं मिला। उन्होंने एक बात कही थी कि ये जो हमारा देश है, ये जो हमारा राष्ट्र है, वो एक कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। ये जो हमारा राष्ट्र है कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये भारत एक जीता जाता राष्ट्र पुरुष है। तो आइए दोस्तों, बुलंद आवाज में अपने राष्ट्र के लिए कुछ जयकारा लगाया जाए। तो मेरे साथ बोलिएगा, जय हिंद। थोड़ा बुलंदी आवाज में आसमान गूंजना चाहिए, जय हिंद। एक बार लास्ट पूरे बुलंद आवाज में, जितने खाए पिए हुए सब जेल में मिलने वाले हैं यारो, एक बार बोलिए जय हिंद। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।